हेलो फ्रेंड्स। आज हम फिजिक्स के 50 क्वेश्चन करेंगे जो हर एक क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आया है। सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, सो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए आप। जैसे पहला क्वेश्चन है, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है। जैसे आप भी बहुत बार साइकिल चला रहे हैं तो जब मोड़ आते हैं तो झुक जाते हैं, वो क्यों होता है। तो ऑप्शन है, साइकिल की और आदमी की गति समान होनी चाहिए वरना साइकिल फिसल जाएगी। वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, यह उसे गिरने से बचाएगा। वह झुकता है ताकि वक्र मार्ग चलने के लिए पहियों पर दबाव डाला जा सके। या फिर वह झुकता है ताकि वक्र और तेजी से पार कर सके। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन होगा सेकंड, वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे और यह क्या होगा, यह उसे गिरने से बचाएगा। और गुरुत्व केंद्र क्या होता है, यह होता है, ये वह बिंदु होता है जो संपूर्ण वस्तु, कोई भी एक वस्तु संपूर्ण वस्तु पर लगा गुरुत्वीय बल, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। गुरुत्वीय बल क्रिया करता हुआ माना जा सकता है और नियमित आकार एवं एक समान घनत्व वाली वस्तुओं का गुरुत्व केंद्र उनके क्या होता है, ज्यामिति केंद्र होता है, वो उसके बराबर होता है। तो सही ऑप्शन क्या होगा, वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे और वह यह उसे क्या करेगा, गिरने से बचाएगा। अगला क्वेश्चन है, आंतरिक ऊर्जा किस में सम्मिलित नहीं होती है। जो आंतरिक ऊर्जा होती है वो किस में सम्मिलित नहीं होती है। नाभिकीय ऊर्जा में, घूर्णन ऊर्जा में, कंपन ऊर्जा में या फिर गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव से उत्पन्न ऊर्जा में। तो जो आंतरिक ऊर्जा होती है वो पृथ्वी की संरचनाओं में पाई जाती है। आंतरिक ऊर्जा घूर्णन ऊर्जा में भी होती है, कंपन ऊर्जा में भी होती है और जो गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव से उत्पन्न भी होती है। लेकिन किसमें नहीं होती है, नाभिकीय ऊर्जा में आंतरिक ऊर्जा नहीं होती है। ठीक, तो क्या होगा, आंतरिक ऊर्जा नाभिकीय ऊर्जा में नहीं होती है। अगला है, एक ट्रक और एक कार एक ही गति से जा रहे हैं। एक ट्रक है और एक कार है, वो एक ही गति से जा रहे हैं। ट्रक का भार, जो ट्रक का वेट है वो कार के वेट के 10 गुना है। ओके, मतलब 10 गुना भारी है ट्रक कार के वेट से। उनकी गतिज ऊर्जा के बीच क्या अनुपात होगा। सबसे पहले तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला पता होना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस के लिए। तो वो होता है गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv²। ओके, से ट्रक का भार गतिज ऊर्जा है, कार का भार भी गति ऊर्जा है। तो क्या हो जाएगा, 10/1 रेशियो में क्या आ जाएगा, 10:1। ओके, तो आंसर क्या होगा, यहाँ पे है हमारा ऑप्शन 10:1 4 होगा। अगला है, एक तावे की डिस्क में केंद्र में एक गोलाकार क्षेत्र है। एक कोई तावे की डिस्क है, उसमें क्या है, केंद्र है उसका, उसमें एक गोलाकार क्षेत्र है। जब तावे की डिस्क को गर्म किया जाता है, जब उसको गर्म किया जाता है तो जो छिद्र का व्यास है वो छिद्र के व्यास पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वही बना रहेगा। मतलब वो बढ़ेगा नहीं, घटेगा नहीं, या घट जाएगा या फिर बढ़ जाएगा या अन्य कारकों पर निर्भर करेगा। तो जो घनत्व होता है, डेंसिटी होती है, उसका फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है फॉर्मूला, डेंसिटी का मास अपॉन वॉल्यूम। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। और गर्म करने पर हम कोई चीज़ गर्म कर रहे हैं तो किसी पदार्थ के आयतन में क्या होगा, वृद्धि होगी। अगर हम कोई चीज़ गर्म कर रहे हैं तो किसी पदार्थ का जो वॉल्यूम होगा उसमें क्या होगी, वृद्धि होगी। और उसकी जब उसके वॉल्यूम में वृद्धि होगी तो जो उसकी डेंसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वॉल्यूम बढ़ेगा, डेंसिटी कम हो जाएगी। ओके, इसीलिए जब हमने एक तावे की डिस्क को
क्या किया, केंद्र के ऊपर गोलाकार छिद्र है उसमें गर्म किया जाता है, तो क्या होगा, छिद्र का जो व्यास होगा वो क्या होगा, घट जाएगा, क्योंकि क्या हो रहा है, डेंसिटी बढ़ रही है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो जो छिद्र का व्यास होगा वो भी क्या होगा, घट जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह सिद्धांत जो कि एक पिंड पिंड द्वारा जो उत्प्लावक बल होता है का अनुभव करने की व्याख्या करता है, जबकि वह द्रव में अवमज्जित कर दिया जाता है जिसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। मतलब क्या होगा, ये कौन सा ये सिद्धांत है, कौन सा प्रिंसिपल है जो ये कहता है, पास्कल का है, आर्किमिडीज का है, न्यूटन या आइंस्टाइन। तो ये है आर्किमिडीज का है। ठीक, और ये क्या है, जो आर्किमिडीज का सिद्धांत है वो क्या कहता है कि जब कोई भी वस्तु है वो द्रव में पूरी तरह अथवा आंशिक रूप से डुबोई जाती है, कोई वस्तु या तो द्रव में पूरी तरह डुबोई जा रही है या आंशिक रूप से डुबोई जाती है, तो जो उसका वेट होता है उसमें क्या होता है, थोड़ी सी कमी आ जाती है। जब कोई भी वस्तु द्रव में डुबोई जा रही है तो उसकी जो वेट में आता है थोड़ी सी कमी हो जाती है, तो उसके भार में आभासी कमी होती है। भार में कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। ठीक, और इस सिद्धांत को क्या कहते हैं हम, आर्किमिडीज का सिद्धांत हो जाता है ये। तो इसका फॉर्मूला भी होता है, किसी ठोस का आंशिक घनत्व बराबर क्या होता है, ठोस का वायु में भार अपॉन जल में ठोस के भार में कमी, ठोस का वायु में भार अपॉन जल में ठोस के भार में कमी। ठीक, तो कौन सा हो जाएगा, आर्किमिडीज का सिद्धांत। अगला है, तेल की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है, क्यों। आपने बहुत बार ऐसा क्वेश्चन देखा होगा, तो ये क्यों फैल जाती है, तेल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है, जल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है, तेल की श्यानता अधिक होती है या जल की श्यानता अधिक होती है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, जल का जो सरफेस टेंशन होता है, पृष्ठ तनाव होता है वो अधिक होता है, इसीलिए जो एक तेल की छोटी बूंद है वो पानी पर फैल जाती है। ओके, पानी की तुलना में क्या होता है, जो तेल का जो सरफेस टेंशन है वो बहुत ज़्यादा होता है। ओके, और इसी कारण एक अगर हम पृष्ठ तनाव के कारण जब हम स्थिर सतह पर मच्छर होते हैं, मच्छरों का लार्वा तैरता है, परंतु जल में मिट्टी का तेल छिड़क देने से, जब हम उसमें मिट्टी का तेल छिड़क देते हैं तो जो उसका सरफेस टेंशन है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसके कारण लार्वा पानी में डूबकर मर जाता है। इसीलिए बोलते हैं कि अगर कहीं भी पानी भरा है तो वहाँ पे क्या करें, मिट्टी का तेल का छिड़काव करें, जिससे क्या होगा, मच्छर और उसका जो लार्वा होगा वो पानी में डूब जाएगा और मर जाएगा। ठीक, अगला है, वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किसका उदाहरण है, समान वेग परिवर्तित त्वरण, समान चाल समान वेग, समान चाल परिवर्ती वेग या फिर समान चाल परिवर्तित त्वरण। ये एसएससी मल्टीटास्किंग में जो एमटीएस होता है उसमें क्वेश्चन पूछा गया था ये, तो ये है सही ऑप्शन होगा इसका, समान वेग परिवर्तित त्वरण। ओके, अगला है, किलोवाट आवर एक यूनिट है, किसकी यूनिट होती है किलोवाट आवर, ऊर्जा की, शक्ति की, बल का या फिर संवेग का। तो ये होता है किलोवाट आवर, एनर्जी का, ऊर्जा का यूनिट होता है। ओके, अगला है, किसी वस्तु का भार बराबर होता है गुरुत्वीय त्वरण और किसी वस्तु का जो वेट होता है वो गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होता है और किसके बराबर होता है, तो ये होता है द्रव्यमान के, मास के बराबर होता है, गुरुत्वीय त्वरण और मास के बराबर होता है किसी वस्तु का वेग। ठीक, अगला है, दूध को मथने से क्रीम के अलग हो जाने का कारण क्या है, तो ये किसके कारण होता है, घर्षण बल,
अपकेंद्री बल, गुरुत्व बल या फिर श्यान बल। ये होता है अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल क्या होता है? वृत्ताकार पथ में, कोई भी वृत्ताकार पथ है, वृत्ताकार पथ में केंद्र से बाहर की ओर, जैसे ये केंद्र है, इससे बाहर की ओर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? अपकेंद्रीय बल कहते हैं। ठीक, इंटरनल फोर्स कहते हैं। अपकेंद्रीय यंत्र जिसकी सहायता से हल्के एवं भारी कणों को पृथक किया जाता है, जैसे दूध से क्रीम को निकालना, या जो कपड़े होते हैं उनसे क्या होता है, जो धूल के कण होते हैं उन सबको बाहर निकालना, ये सारे किसके उदाहरण हैं? अपकेंद्रीय बल के उदाहरण होते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, पहाड़ों पर जल का तापमान उबलता है। जो पहाड़ होते हैं उस पर जल का तापमान उबलता है, किसके कारण उबलता है? पहाड़ों पर ठंड होती है, या फिर पहाड़ों पर कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है, या पहाड़ों पर वायु का दाब कम होता है, या ऑक्सीजन कम होती है? तो इसका सही क्या है? पहाड़ों पर वायु का दाब कम होता है। तो इसके कारण क्या होता है? पहाड़ों पर जल का जो तापमान होता है कम तापमान पर उबलता है। जो जल होता है वो क्या होता है? कम तापमान पर भी उबलता है। जैसे पृथ्वी की सतह से जब हम ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे तो जो वायुमंडलीय दाब होगा, जो एटमॉस्फेयर प्रेशर होगा, वो क्या होगा? घटता जाएगा। वायु के घटते दबाव के साथ साथ उसका जो क्वथनांक होगा, जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, वो भी क्या होगा? घटता जाएगा। इसीलिए क्या होगा? पहाड़ों पर जो जल है वो कम तापमान पर भी उबलता है। अगला है, रॉकेट्स किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? जो रॉकेट होते हैं वो किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? न्यूटन का तृतीय नियम, न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम, या फिर आर्किमिडीज का सिद्धांत? तो ये करते हैं न्यूटन के तृतीय नियम पर। न्यूटन का तृतीय नियम है प्रतिक्रिया की अभिक्रिया होती है। जैसे अंतरिक्ष यान और रॉकेट का आधुनिक विज्ञान न्यूटन द्वारा प्रतिपादित गति के तीसरे नियम और कुछ सिद्धांत समीकरणों पर आधारित है, जिसका जो विकास है वो कब हुआ था? 1600 में हुआ था। विशेष रूप से अगर हम देखें, मतलब अगर हम तीसरे नियम की डेफिनेशन देखें तो वो क्या है? जो कि बल की क्रिया एवं प्रतिक्रिया पर आधारित है, मतलब प्रत्येक क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। रॉकेट कैसे गति करता है? रॉकेट को आगे चलाने के लिए इंजन पीछे से बल लगाता है, और इंजन की जो क्रिया होगी वो प्रतिक्रिया के फलस्वरूप रॉकेट गति करने लगता है। ओके, तो ये है न्यूटन के तृतीय नियम पर रॉकेट कार्य करता है। अगला है, वायुमंडल कैसे तैरते हैं? जो बादल होते हैं, जो बादल होते हैं वो वायुमंडल में कैसे तैरते हैं? आपने बहुत बार देखा होगा, खासकर आजकल सर्दियों में ये जो बारिश हो रही है इसमें काफ़ी तैरती हुई नजर आती है। वो क्यों तैरती है? निम्न ताप के कारण, निम्न वेग के कारण, अल्प दाब के कारण, या फिर अल्प घनत्व के कारण? तो क्या होता है? अल्प घनत्व के कारण, कम डेंसिटी के कारण क्या होता है? बादल तैरते हैं। गर्मी के दिनों में अगर हम देखें तो जो वायुमंडल में उपस्थित जो जल वाष्प है वो गर्मी पाकर क्या होती है? गर्म हो जाती है, जिससे जल वाष्प का जो घनत्व होता है, डेंसिटी होती है, वो कम हो जाती है। और घनत्व जब घटता है, जब जो डेंसिटी घटती है तो क्या होता है? जल वाष्प हल्की हो जाती है और ऊपर उठती है। और वायुमंडल के ऊपरी भाग में दाब एवं ताप कम होने के कारण क्या होता है? जल वाष्प फैलती है और बादल का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, तो लोलक की काल अवधि होती है, टाइम पीरियड होता है जो लोलक का, वो किस पर डिपेंड करता है? द्रव्यमान के ऊपर, लंबाई के ऊपर, या फिर समय के ऊपर, या तापक्रम के ऊपर? तो ये करता है लंबाई के ऊपर। अगला है,
जब पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तो उसका आयतन बढ़ जाएगा, घट जाएगा, या पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, या अचर रहेगा, कुछ नहीं होगा। तो ये पहले घटेगा, उसके बाद क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक, तो ऑप्शन क्या है, तीसरा सही है। अगला क्वेश्चन है, पिंड का भार शून्य नहीं होगा। जो पिंड है उसका भार शून्य कहाँ पर नहीं होगा? पृथ्वी के केंद्र पर, स्वतंत्र गिरने के दौरान, या अंतराग्राहिक अंतरिक्ष में, या किसी घासड़ी सतह पर। ठीक है, पृथ्वी के केंद्र पर शून्य नहीं होगा। ऐसे जो पिंड का भार है पृथ्वी के केंद्र पर शून्य नहीं होगा। गुरुत्वाकर्षण का मान, जो गुरुत्वाकर्षण होता है उसका मान भूमध्य रेखा पर क्या होता है, सबसे कम होता है, और ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा होता है। इसी के लिए जो पिंड का भार है, जो कि द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण के गुणनफल के बराबर होता है। भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होगा और ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को लाया जाए तब क्या होगा? मान लो आप एक चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को ला रहे हैं तो क्या होगा? इसका द्रव्यमान, इसका जो द्रव्यमान मास होगा उसमें परिवर्तन आ जाएगा, इसका भार परिवर्तित हो जाएगा, किंतु इसका द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होगा। दोनों भार एवं द्रव्यमान परिवर्तित हो जाएंगे, दोनों द्रव्यमान एवं भार वही रहेंगे। तो ये क्या है, आंसर इसका होगा, इसका भार परिवर्तित हो जाएगा किंतु इसका जो द्रव्यमान होगा वो परिवर्तित नहीं होगा। ठीक, चंद्रमा की सतह से अगर एक चट्टान को लाया जाता है तो इसका भार होगा परिवर्तित हो जाएगा, किंतु इसका जो द्रव्यमान होगा परिवर्तित नहीं होगा, क्योंकि चंद्रमा के जी, जो चंद्रमा होता है चंद्रमा पर जी का मान, जो जी का मान होता है वो 2 जी होती है ना, एक ये और एक ये जी डैश। तो ये इसका मान होता है वो क्या होता है, पृथ्वी के जी के मान के बराबर। जो चंद्रमा पर जी का मान होगा जो वो पृथ्वी के जी के मान के 1/6 गुणा होगा। ओके, मतलब पृथ्वी पर व्यक्ति का भार 1/6 गुना होता है वो चंद्रमा के। अगला क्वेश्चन है, चिमटा फायर स्टोन किस प्रकार का उत्तोलक है? चिमटा होता है वो किस प्रकार का उत्तोलक है? प्रथम प्रकार का, द्वितीय प्रकार का, या तृतीय प्रकार का? तो ये होता है तृतीय प्रकार का। अगला है, कोई पिंड v वेग के साथ ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर रूप से फेंका जाता है। कोई भी पिंड है ऊपर फेंका जा रहा है, यह ऊंचाई h तक पहुंचने के बाद पृथ्वी की ओर लौट आता है। पिंड के द्वारा तय की गई दूरी विस्थापन का अनुपात क्या है? 2h होगा, h होगा, 0 होगा, या फिर अनंत होगा? तो ये अनंत होगा। कोई भी पिंड v वेग के साथ में जब ऊपर ऊर्ध्वाधर रूप से फेंका जाता है तो ऊंचाई h तक पहुंचने के बाद पृथ्वी की ओर लौट आता है, तो पिंड द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी? विस्थापन के अनुपात के, जो अनुपात होगा वो विस्थापन का क्या होगा? अनंत होगा, इन्फिनिटी होगा। अगला है, किसी पिंड का वजन किसके केंद्र से प्रतिक्रिया करता है? गुरुत्वाकर्षण, द्रव्यमान, या दोनों, या उत्प्लावकता? तो ये है गुरुत्वाकर्षण। संग्रहित द्रव्यमान के, जो गुरुत्व का एक बिंदु होता है जहाँ किसी पिंड को भार को संग्रहित समझा जाता है, तो इसका क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण। ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, एक पहिया ठेला किसका उदाहरण है?
CD1 लीवर का, घिरनी प्रणाली का, या CD2 लीवर का, या फिर CD3 लीवर का। तो ये क्या होता है? सेकेंड लीवर का। दूसरे लीवर में भार में परिवर्तन तथा केंद्र बिंदु जो होता है उसके मध्य में लगती है, जैसे कि जो स्टेपलर, बोतल खोलने वाला, गाड़ी खींचने वाला, नाखून काटने वाला, ये सारी किस में आ जाती हैं? दूसरे प्रकार की में आ जाती है। अगला है इनर्शिया फोर्स और विस्कस फोर्स के अनुपात को क्या कहते हैं? जो इनर्शिया फोर्स होता है उसको और विस्कस फोर्स उसको क्या कहते हैं? फ्राइडे संख्या, यूलर संख्या, रोनाल्ड संख्या, या मार्क संख्या। तो इसको कहते हैं रेनॉल्ड संख्या। ठीक। अगला है जब बायोदाब मापी का पाठ्यांक सहसा गिर जाता है तो यह किस बात का संकेत है? ये होता है गर्म मौसम का है, शांत मौसम का है, तूफान का है, या फिर शुष्क मौसम का है। तो ये होता है तूफान का। वायुमंडलीय वायुदाब को किससे मापा जाता है? बैरोमीटर वायुदाब से मापा जाता है। यह किसी समय वायुमंडल के दाब की ठीक, ये किसी भी जो वायुमंडल होता है, जो बैरोमीटर होता है, जो वायुमंडल की ठीक जानकारी देता है। बैरोमीटर की सहायता से मौसम संबंधी जो मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं उन सबका क्या होता है? पता चलता है। जो बैरोमीटर का पाठ्यांक है वो अगर अचानक से गिर जाता है तो आंधी तूफान आने की क्या होती है? बहुत ज़्यादा संभावना होती है। तो इसके कारण क्या होता है? जो इसका पाठ्यांक होता है वो नीचे नीचे गिरता चला जाता है। तो उससे क्या पता चल जाता है कि तूफान या आंधी आने वाला है। अगला है ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडल दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब हम ऊंचाई पर बढ़ते जा रहे हैं तो जो वायुमंडलीय प्रेशर होगा, जो एटमॉस्फेयर प्रेशर होगा, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? वह स्थिर रहेगा, वह घटता है, बढ़ता है, या फिर वह सतत घटता है और फिर बढ़ता है? सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ये एसएससी सीपीयू सब इंस्पेक्टर में पूछा हुआ है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा सही? वह क्या होगा? घटेगा। जब हम ऊंचाई पे बढ़ते जाएंगे तो जो वायुमंडलीय दाब होगा वो क्या होगा? घटता जाएगा। ओके, क्योंकि पृथ्वी की सतह से जब हम वायु ऊपर जाते हैं तो जो वायुमंडलीय दाब है वो घटता है। क्यों? पृथ्वी के निकट समुद्र तल से अगर हम प्रति 110 मीटर की ऊंचाई चलने पर लगभग क्या होता है? 1 सेंटीमीटर दाब कम हो जाता है। कि 110 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो 1 सेंटीमीटर प्रेशर कम हो जाएगा। अगला है और आज का लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मामले में गतिज ऊर्जा का प्रयोग करने के लिए किया जा रहा है? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? कुछ दूरी तय करने के लिए कार चलाना। ठीक। जैसे जो किसी वस्तु की गति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है तो उस वस्तु का क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा की डेफिनेशन है जैसे किसी वस्तु में गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता आ जाती है उसे क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 mv²। सो प्लीज़ कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी एंड प्लीज़ डू सपोर्ट एंड शेयर। ओके, थैंक यू।